टॉपिक का नाम अलाउद्दीन खिलजी ही रहेगा और अलाउद्दीन खिलजी का जो कल जितना लिखवाए थे उससे आगे लिखना है, ठीक है। देखो अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम योजना अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम योजना आज कितना तारीख हुआ? 5। अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम योजना नए धर्म की स्थापना करना था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम योजना एक नए धर्म का स्थापना करना था तथा दूसरी योजना सिकंदर के समान विश्व विजय अभियान चलाना था। विश्व विजय अभियान चलाना था। ठीक है। क्या था पहली योजना? एक नए धर्म की स्थापना करना और दूसरी योजना सिकंदर के समान विश्व विजय अभियान चलाना। इसने ना उपाधि एक धारण किया था। जब इसको शुरुआती सफलताएं मिली, कई युद्ध जीत गया, तो इसने अपने आप को कहा सिकंदर सानी, ये उपाधि धारण किया था। या सिकंदर दो, कहीं कहीं लिखा रहेगा सिकंदर दो। सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था। कैसे स्टेटमेंट में लिखेंगे? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक विजयों से प्रेरित होकर सिकंदर सानी या सिकंदर दो की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी या सिकंदर दो की उपाधि धारण की थी विजयों से प्रेरित होकर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक विजयों से प्रेरित होकर सिकंदर सानी या सिकंदर दो की उपाधि धारण की थी। जो ऑप्शन मिले वो मार लेना। सिकंदर दो की उपाधि धारण की थी। बहुत सारा युद्ध जीता था ये, नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी, कल लिखवाए हैं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जैसे अकत खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, अकत खां, मंगू खां, हाजी मौला, आदि।
अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कई विद्रोह हुए, जैसे अकत खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। ठीक है, देखो, इन विद्रोहों को दबाने के लिए, इन विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने, इन विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश, 4 अध्यादेश जारी किए थे। 4 अध्यादेश जारी किए थे। कौन कौन सा अध्यादेश जारी किया? याद रखना, ये 4 अध्यादेश मतलब 4 रूल, नियम। पहला, अमीर वर्ग की संपत्ति को, अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करके, अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करके खालसा भूमि में बदल दी जाए। अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करके खालसा भूमि में बदल दी जाए। दूसरा, गुप्तचर प्रणाली का गठन, गुप्तचर प्रणाली का गठन। क्या लिखिए? पहला, अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करके खालसा भूमि में बदल दी जाए। और दूसरा, गुप्तचर प्रणाली का गठन। तीसरा, दिल्ली में मद्य निषेध, मदिरापान बंद। दिल्ली में मद्य निषेध, मद्य मतलब मद्य मदिरापान, निषेध। मद्य, हाँ। सर लेकिन वो तो तीसरा खुद पॉइंट है, बहुत ज्यादा वो करते थे। ये नहीं था ना, दिल्ली में मद्य निषेध। सर अलाउद्दीन खिलजी वही ना सर, जो वो ये वाला जो था सर, क्या बोलते हैं, पद्मावती जो थी, उनको जो मतलब हासिल करना चाहते थे, वही ना? वो अलाउद्दीन खिलजी था थोड़ी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी तो थे। पक्का? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। नाम याद है तुमको? खिलजी हम जान रहे हैं। अभी आएगा, चलो लिखते हैं। क्या लिखे तीसरा पॉइंट हम लोग? दिल्ली में मद्य निषेध। चौथा, अमीरों के
परस्पर अमीरों के परस्पर मेल मिलाप, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप तथा उत्सवों पर प्रतिबंध, तथा उत्सवों पर प्रतिबंध, तथा उत्सवों पर प्रतिबंध। हो गया? हो गया? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत। टॉपिक नाउ, अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत। क्या था? ये लिखा हुआ दिख रहा है अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत स्पष्ट? हाँ दिख रहा है। लिखा हुआ तो एकदम अच्छा से दिख रहा है, और नजदीक करना होगा मोबाइल। नहीं पूरी तरह से नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी दिख रहा। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन को सुदृढ़ करने के लिए, अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए राजत्व सिद्धांत अपनाया था। ठीक है, म्यूट करके रखो लक्ष्मी, नहीं बोला रहता तो। नेक्स्ट लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म और धार्मिक वर्ग को, अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म और धार्मिक वर्ग, धर्म और धार्मिक वर्ग को अपनी शासन प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन प्रणाली में धर्म और धार्मिक वर्ग को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। और उसको हस्तक्षेप से बचाने के लिए क्या किया इसने? अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। वो लोग आपस में कोई उत्सव नहीं मना पाते थे। मद्य निषेध कर दिया था। ठीक है, अमीर वर्ग का जो लोग था, उसकी संपत्ति, उसकी जो भूमि थी, उसको खालसा भूमि में बदल दिया था। ठीक है, गुप्तचर विभाग का गठन किया था। तो काफी सोच समझ के शासन चलाया इसने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उसने
अपने सुल्तान पद की स्वीकृति सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से लेनी खलीफा से लेनी या लेने खलीफा से लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की। उसने अपने सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की, मतलब नहीं लिया, सीधा सीधी बात। कोई आवश्यकता नहीं समझा वो कि हम खलीफा से बुलवाएं कि हम सुल्तान हैं, या उसे कोई रिटन परमिशन लें कि हम सुल्तान हैं। उसने समझा ही नहीं कि वो आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के लिए न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली। उलेमा वर्ग किसको कहते हैं? और न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली। सर, ना ही तो इस्लाम सिद्धांत का सहारा लिया, न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली। ऐसे लिखना है। सर उलेमा वर्ग क्या था सर? वही बता रहे हैं, जो धार्मिक गुरु लोग हुआ करते थे राज के दरबार में, मौलाना लोग, उनसे सलाह विचार करता था कि यह सही है कि नहीं है इस्लाम धर्म के अनुरूप। ठीक है, तो ये किसी से सलाह उला नहीं लेता था, इसको जो अच्छा लगता था वही करता था। न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली कभी, न इस्लाम के सिद्धांत पर उसने शासन किया, इस्लाम के सिद्धांत को भी नहीं माना उसने। ठीक है, स्टेटमेंट बोलो एक बार। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के लिए ना तो इस्लाम के सिद्धांत का सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग सिद्धांतों का सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली थी। हाँ, उलेमा वर्ग मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उसके दरबार में विद्वान लोग थे, धार्मिक गुरु थे, उन लोगों से भी सलाह नहीं लेता था। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट देखो, अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र पर विश्वास रखता था। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र पर विश्वास रखता था। हो गया। अब देखो इसने राज्य चलाया कैसे, प्रशासन चलाया कैसे। इसने न तो इस्लाम का सिद्धांत माना, न ही किसी से सलाह ली। आखिर सिद्धांत जो बना रहा होगा ये अपने प्रशासन को चलाने के लिए, वो किस प्रकार से प्रशासन चलाया उसके बारे में लिखो। अगला टॉपिक लिखो, अलाउद्दीन खिलजी का सर निरंकुश राजतंत्र क्या होता है?
मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो राजा बोल रहा है, बस वही कानून है, वही नियम है। हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम किसी का सिद्धांत को नहीं मानते। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट लिखो, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था, नहीं, कैसे हम वो तो सिर्फ प्रशासन चलाता प्रशासन था। लिख दिए सर। कोई बात नहीं, उसी को कर लो। प्रशासनिक, नौ में हंस दो, को लिख दो। प्रशासनिक व्यवस्था, क्या क्या किया उसने प्रशासन को चलाने के लिए। हम्म। लिखो, सबसे पहले तो ये किसी को मानता नहीं था, इसका मतलब था ये योग्यता पर विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी व्यक्ति की योग्यता पर विश्वास करता था। व्यक्ति लिखेंगे। की, अलाउद्दीन खिलजी व्यक्ति की योग्यता पर विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी व्यक्ति की योग्यता पर विश्वास करता था। जो उसके सामने में अच्छा योग्य व्यक्ति मिलता था, उसको अच्छा पद दे देता था, चाहे वो किसी भी तरह का आदमी हो। उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया। उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया और उसके, दूसरा पॉइंट सर। हाँ हाँ, उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया और उसके मुख्य अधिकारी को, और उसके मुख्य अधिकारी को और उसके मुख्य अधिकारी को वरीद ए मुमालिक कहा। वरीद ए मुमालिक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख को क्या बोले? वरीद वरीद ए ए। मुमालिक। मुमालिक, वरीद ए मुमालिक। ठीक है। अब एक ये इस तरह से बनाओ कि जो सुल्तान था, इस सुल्तान की मदद के लिए एक मंत्री परिषद थी। सुल्तान की मंत्री परिषद, सुल्तान की मंत्री परिषद, सर इसमें दिख नहीं 4 रहा लोग है। थे। अब मतलब इस पे बनाएंगे। हाँ, सुल्तान की मंत्री परिषद, इसमें 4 लोग थे। दीवाने वजारात, दीवान ए वजारात, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री कह सकते हैं। मुख्यमंत्री या मंत्रियों का अध्यक्ष। दीवान ए वजारात, मुख्यमंत्री या मंत्रियों का अध्यक्ष, या इसी को वजीर भी बोलते थे, या वजीर, जो भी बोलो। हिंदी में हो गया मुख्यमंत्री, ऐसे हो गया वजीर। सर वजारत लिखे है वहाँ पे। ये पद था दीवान ए वजारत। ठीक है, दीवान ए वजारत। जो आजकल के समय में मुख्यमंत्री का जो पोस्ट होता है ना, कोई भी मंत्री परिषद जब बनता है, उसका जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री बनता है, और उसी को वजीर भी हम्म। बोलता था। ठीक है, तो दीवान ए हम्म। वजारत यानी वजीर। ठीक है, जो कि सभी मंत्रियों में हेड होता था। 4 मंत्री है, उसका हेड कौन हो गया? दीवान ए वजारत। दूसरा पोस्ट था दीवाने इंसा।
दूसरा पोस्ट था दीवाने, या ऐसे लिखो दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। दूसरा पोस्ट था दीवान ए इंसा। अब इसका काम क्या था दीवान ए इंसा का? जितना भी शाही फरमान आते थे, शाही आदर्शों शाही आदर्शों का पालन करवाना, शाही आदर्शों का पालन करवाना। जो भी नियम बनाया ये अलाउद्दीन खिलजी, उन सब का पालन होना चाहिए। कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, दीवान ए इंसा, ठीक है, शाही आदर्शों का पालन करवाना। तीसरा उसका मंत्री था दीवाने आरिज, दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। इसी में से पूछता है, प्रशासनिक व्यवस्था से ही पूछेगा। जब सिविल सर्विस का जो एग्जाम में होता है ना, प्रशासनिक व्यवस्था से ही पूछता है ज्यादातर। हाँ सर। दीवान ए आरिज। सेना का जो मंत्री होता था, सैन्य मंत्री, उसको बोलते थे दीवान ए आरिज, सैन्य मंत्री। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, ठीक है, दीवान ए आरिज। और अंतिम चौथा लिखो दीवान ए रसातल, दीवान ए रसातल, दीवान ए रसातल। अच्छा, नाम से क्या पता चलता है कि कौन सा मंत्री हो सकता है? इसका उनको होगा सर, रसातल में मतलब पैसा वैसा को लेके। तुम किसका दीवान, क्या बोल रही है? दीवाने रसातल। क्या हो सकता है, कौन मंत्री हो सकता है बताओ? वित्त मंत्री। नहीं, वित्त नहीं। अरे तुमको हम रसातल में भेज देंगे, लेकिन अपने अपने से दूर भेज देंगे, यानी विदेश भेज देंगे। विदेश मंत्री। हाँ, विदेश मंत्री। रसातल में जाना मतलब दूर चले जाना ना, बहुत दूर। तो देश से बाहर विदेश, तो विदेश मंत्री। याद करने का एक तरीका हो गया रसातल। दीवान ए रसातल मतलब विदेश मंत्री। यानी राजा के बाद अगर सबसे बड़ा पोस्ट था तो वो दीवाने वजारत का था, क्योंकि वो सब मंत्रियों में हेड था। उसके बाद दीवाने आरिज था। आरिज मतलब सेना, आरिज मतलब सेना, तो सैन्य मंत्री था। एक था दीवान ए रसातल, रसातल मतलब बहुत दूर, विदेश, ठीक है, ठीक है। और दीवान ए इंसा, इंसा मतलब कानून। जो भी कानून बना, जो भी नियम बनाया गया, उसका पालन करवाने वाला। तो कौन मंत्री हो गया वो? दीवाने इंसा। दीवाने इंसा कौन मंत्री हुआ? कानून मंत्री, है ना, लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री। अब जब इतना सारा कुछ हो गया, ठीक है, सुल्तान का मंत्रिपरिषद बन गया, तो सुल्तान राजा, राज चलता है किस चीज से? टैक्स से चलता है। राज किस चीज से चलता है? टैक्स से चलता है। आज हम लोग टैक्स देना बंद कर दें, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। टैक्स देना आज से बोल दे कि बंद कर दिया जाए, तो कोई जो है ना पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। और अभी सब कोई चाहता है कि हम पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि पता है उसमें क्या फायदा है। सर वो टैक्स तो सरकार के पास में चली जाती है। टैक्स क्या बोली? मुझे टैक्स मिलता है, जैसे रोड टैक्स हो गया या फिर पैसा का टैक्स होता है, तो वो सब तो जो भी टैक्स पब्लिक देती है, केंद्र मंत्री के पास में जाता है। किसके पास जाएगा? पहले राज्य सरकार के पास गया, उसके बाद राज्य का। देखो, टैक्स का दो होता है। एक होता है सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्रीय टैक्स होता है, और एक होता है स्टेट जीएसटी। तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैक्स लगता है, और किसी किसी चीज में दोनों टैक्स लगता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मटेरियल है, ठीक है। और स्टेट जीएसटी भी तब मिलता है
जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वहां से देता है वापस करके, पहले पैसा जाता है सेंट्रल के पास, सेंटर फिर बांट करके देता है सब स्टेट को, स्टेट जीएसटी अलग अलग बंटवारा होता है, फिनांस मिनिस्ट्री करता है ये सब काम। ठीक है, नीति सर आयोग लेकिन क्या जो करता है? रोड, हाँ नीति आयोग, हाँ नीति आयोग पहले उसका नाम कुछ और था ना सर, नीति आयोग का। योज, योजना आयोग, हाँ प्लानिंग कमीशन। 2015 में। हम्म। अभी तो अब हम लोग प्रधानमंत्री नेक्स्ट, हैं उनकी। अब क्या करेंगे, कौन सा? देखो, राजस्व। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर एवं लगान व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर एवं लगान व्यवस्था कर एवं लगान व्यवस्था देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने फसल का फसल का 1/2 भाग, अलाउद्दीन खिलजी ने फसल का 1/2 भाग खराज अर्थात लगान निर्धारित किया था। खराज अर्थात लगान निर्धारित किया था। इतना कोई नहीं लेता है कि जितना उपज हुआ उसका आधा ले लें, ऐसा कभी नहीं लगा हुआ होगा टैक्स, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी लेता था। ठीक है, जितना हुआ उसका आधा भाई हमको दे दो, आधा में तुम लोग संतुष्ट रहो। सर तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे वो मतलब वो राजा थे ना, थोड़े थोड़े अकड़ू टाइप के। कौन टाइप का? जैसे मतलब अच्छे, जैसे बोला जाता है अच्छा राजा जो होता है, वो तो नहीं थे वो। नहीं, अच्छा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो टैक्स हम्म, ज्यादा इसलिए लगाया क्योंकि वो काम एकदम बिल्कुल अपना दिमाग से करता था, किसी का नहीं सुनता था, किसी से राय मशविरा नहीं करता था, तो उसको टैक्स ज्यादा चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हाँ। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को माप कर लगान वसूलना भूमि को माप कर लगान वसूलना आरंभ किया था। भूमि मापने की प्रथा इसी ने शुरू करवाया। भूमि माप कर लगान वसूलना प्रारंभ किया था। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था। भूमि माप कर लगान वसूलना, ठीक है, ये पहला शासक था जो भूमि माप कर लगान वसूलता था। अलाउद्दीन खिलजी भूमि को माप कर लगान वसूलना प्रारंभ किया था। कोई कह देता कि नहीं मेरा इतना ही उपज हुआ है, तो बाबू पहले जमीन तो देखने दो कितना है तुम्हारा। नापना शुरू किया है, 4 बीघा है, तो 4 बीघा के अनुसार ना तुम्हारा उपज हुआ होगा, है कि नहीं? चोरी नहीं कर हाँ सकते हो सर। तुम, अगर वो चोरी नहीं कर सकते हो, अगर भूमि को माप कर लगान वसूल रहा है तो तुम उसका चोरी नहीं कर सकते हो, टैक्स तुमको आधा देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, भूमि मापने की भूमि मापने की भूमि मापने की
या ऐसे लिखो, भूमि मापने के लिए, भूमि मापने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा को एक इकाई माना था। आखिर कुछ तो मानना पड़ेगा ना, यूनिट मानेगा तभी तो माप होगा। तो उसका, उस यूनिट का एक इकाई को बिस्वा बोलता था वो लोग। बिस्वा, भूमि को मापने के लिए, क्या लिखिए, भूमि मापने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विश्वा को एक इकाई माना था। लिखो, वह लगान को, वह दूसरा लगान पॉइंट। को, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। ठीक है, ये तो हो गया, जितना तुम फसल किए उसका आधा आप हमको दे दीजिए। इसके अलावा इसने दो नया टैक्स भी लगाया था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए टैक्स, दो नए कर भी लगाए थे। पहला पहला घरई घरई कर और दूसरा चरई कर। घरई कर और चरई कर। क्या लग रहा है नाम से, किस चीज के लिए ये टैक्स होगा? घरई कर किस चीज के लिए लिया जाता होगा और चरई कर किस चीज के लिए लिया जाता होगा, बताओ। घरेलू काम का भी कुछ टैक्स होता होगा, सीधा घर ही होता होगा फिर। घरई मतलब घर, घर मतलब मकान। हाँ। घर या मकान के लिए, अगर आप घर या मकान बना रहे हैं उसके राज्य में, घर या मकान बना रहे हैं उसके राज्य में, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, घरई कर। और अगर आपके पास पशु है घर में और उसको, उसके जमीन पे आप चरा रहे हैं, तो चरई कर देना उसका पड़ेगा। भी टैक्स। समझ गए? इतना तो आज के साल में टैक्स नहीं लगता था जितना पहले लगता था। चराई कर, जो भी पशु है आपके तो पास। ब्रैकेट में लिख लेते हैं उसको, और क्या। स्टेटमेंट में, नहीं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं समझने के लिए। हाँ तो लिख तो दिए हम नीचे में, तुमको जैसे लिखना लिखो। घर या मकान के लिए और पशु चराई के लिए। मतलब आप उसके राज्य में घर बना रहे हैं तो टैक्स दीजिए, और आपके पास पशु है उसको चरा रहे हैं तो उसके लिए भी टैक्स दीजिए। ठीक है, तो ये दो नया कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी खिलजी। ने। इस तरह का कर कोई सुल्तान नहीं लगाया था कि भाई घर है तो घर का टैक्स दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब जितना भी चीज ये नया बना रहा है, लागू कर रहा है, उसको लागू करवाने के लिए अब एक पर्टिकुलर अथी होना चाहिए, विभाग होना चाहिए कि नहीं हम जो जो बोले सब लागू करें। कानून लागू करना एक अलग बात है, और हम जो भी चीज बोल रहे हैं वो चीज लागू करना एक अलग बात है। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक पृथक विभाग,
एक पृथक विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज दीवान ए मुस्तखराज एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। अच्छा, एक शब्द आया था खालसा भूमि, क्या लिखवाए थे वहां पे खालसा भूमि का? खालसा भूमि लिखवाए थे। हाँ, क्या क्या तो मतलब हुआ खालसा इसका? भूमि क्या होता है? वही ना, अमीर के पास जो भूमि था उसको क्या किया, खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। और खालसा भूमि का अर्थ होता है सुल्तान की भूमि। खालसा भूमि का क्या अर्थ हुआ? सुल्तान की भूमि। अब उसमें तुम्हारा हक नहीं रह गया, राजा का हक हो गया, सुल्तान की भूमि। खालसा भूमि मतलब राजा की भूमि, सुल्तान की भूमि। अब सेना के लिए कौन क्या काम किया इसने? अगर हम सेना के लिए बात करें, एक नया सेना के लिए दीवान आरिज। दीवान आरिज क्या था? सेना के लिए दीवान ए आरिज। आरिज दीवान ए आरिज। और भी कुछ काम किया होगा, खाली मंत्रालय बना देने से थोड़ी काम होगा, और भी सेना के लिए कुछ सोचना होगा ना। तो अगला अगला स्टेटमेंट टॉपिक ले लो, सेना के लिए। सेना के लिए उसने क्या क्या किया वो सब लिखते हैं एक जगह। प्रशासनिक व्यवस्था से आएगा, टैक्स से आएगा, या फिर सेना से आएगा। ठीक है, किसको हराया, कब हराया, वो सब छोटा मोटा क्वेश्चन हो जाता है एसएससी टाइप का। सिविल में जाना है तो प्रशासनिक व्यवस्था से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सेना के लिए पहला स्टेटमेंट लिख लो। सेना के लिए दीवान ए आरिज विभाग की स्थापना की थी, जो सैन्य मंत्री कहलाता था, है ना, सैन्य मंत्री। और क्या क्या काम किया सेना के लिए इसने? सेकेंड लाइन लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का केंद्रीकरण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का केंद्रीकरण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का केंद्रीकरण किया तथा तथा अस्थाई सेना रखी। इसी में अस्थाई, हाँ, तथा अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया, या ऐसे लिखो, अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया। अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यही कि वो जो है अलाउद्दीन खिलजी सेना का जो है वो केंद्रीकरण कर दिया, मतलब केंद्र जैसे होता है पूरे पूरे भारत में। उसके बाद फिर वो उसको अस्थाई सेना रखने लगा, मतलब वो अपने अपने हिसाब से जो भी कहेगा, जो भी होगा वो अपने हिसाब से करेगा। नहीं नहीं नहीं, एक हुआ अस्थाई सेना, एक हुआ अस्थाई सेना। पहले क्या रहता था कि बहुत ज्यादा तो खाने पीने का उपज का उतना ज्यादा होता नहीं था टैक्स से। ठीक है, तो राजा लोग क्या करते थे, जब युद्ध होता था
उस समय लोगों को बुलाता था लड़ने के लिए, ठीक है। और ट्रेनिंग हालांकि सब लोग पहले से अपने यहाँ रखते थे, जो जो लोग सेना में जाना चाहते थे, जो लोग लड़ना चाहते थे, जो उस जाति के थे, वो लोग अपना पूरा ट्रेंड होकर रहते थे। लेकिन उनको अस्थायी रूप से नहीं रखा जाता था कि तुम मेरा सैनिक हो, तुम मेरे ही यहाँ रहो। जब जरूरत पड़ा तो बुलाया, लड़ा, मरा, जितना दिन लड़ाई हुआ उसका पैसा दिया, उसका परिवार का लालन पालन किया, जो करना किया, लेकिन फिर लड़ाई खत्म, तुम अपने घर, ठीक है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया, ये कब बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मेरा सेना सालों भर मेरे साथ रहेगा, अस्थायी रूप से रहेगा। तो अस्थायी रूप से आप हमको रखिएगा तो हम हमारा परिवार को चलने के लिए कुछ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो इसी ने सबसे पहले अस्थायी वेतन देने की, यानी नगद वेतन देने की शुरुआत की। नगद वेतन देने की शुरुआत की। समझ में आया अस्थायी सेना रखने का सबसे पहला कारण क्या हुआ? अगर आप अस्थायी सेना रखिएगा तो उसको आपको वेतन देना पड़ेगा, पर मंथ देना हो, चाहे साल में देना हो, चाहे 6 महीना देना, आपको बोल करके देना पड़ेगा कि नगद वेतन हम आपको दे रहे हैं, तभी तो उसका परिवार चलेगा, है ना। तो अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जब अस्थायी सेना रखने लगा तो उसको नगद वेतन देना पड़ गया सभी सैनिकों को। तो अगला स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखिए अभी लास्ट स्टेटमेंट? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के केंद्रीकरण किया तथा स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। उसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। उसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया तथा सेना की इकाइयों को, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट, सेना की इकाइयों को 10, 100, 1000, 10,000, सेना की इकाइयों को 10, 100, 1000 और 10,000 में विभक्त किया। मतलब 10 लोगों की एक सेना हो सकती है, 100 लोगों की एक टुकड़ी हो सकती है, 1,000 लोगों की टुकड़ी हो सकती है, और 10,000 सैनिकों की टुकड़ी हो सकती है। सेना की इकाइयों को 10, 100, 1000, 10,000 में विभक्त किया। समझ में आया बात क्या कह रहा है ये? 10 सैनिकों की एक टुकड़ी, 100 सैनिकों की एक टुकड़ी, 1,000 सैनिकों की एक टुकड़ी, और 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी में उसने विभक्त कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये जो 10,000 की जो सैनिक टुकड़ी होती है, ये सबसे बड़ी सैनिक टुकड़ी हुई। सबसे बड़ी सैनिक टुकड़ी कौन सी हुई? 10,000 सैनिकों की टुकड़ी हुई। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया। 10,000 सैनिक टुकड़ी को एक स्पेशल नाम दिया गया, उसका नाम था तुमन। क्या नाम था? 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को बोलते थे तुमन। तो अगला स्टेटमेंट लिख लो यहीं पे नीचे में कि 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। अब इसका हेड होता होगा एगो, 10 सैनिकों के टुकड़ी का हेड होता होगा एगो, 100 सैनिकों का टुकड़ी का हेड होता है, 1,000 सैनिकों का टुकड़ी का हेड होगा, और 10,000 सैनिकों की टुकड़ी का एक हेड होगा। अब इसके हेड को क्या बोलेंगे? तो 10 वाले के नीचे लिखना, 10 वाले के नीचे सिपाह सलार। सर पेज तो नहीं दिए, हमको टॉपिक बनाना मतलब लाइन देना पड़ेगा। मतलब काय के लिए ऐसे लिखो ना, अच्छा लगेगा। 10 सैनिकों की टुकड़ी का जो हेड होता था, मतलब मुखिया, 10 सैनिकों की टुकड़ी का जो मुख्य व्यक्ति होता था, वो उसको क्या बोलते थे? सिपाह सलार। 100 वाले के व्यक्ति को क्या बोलते थे?
अमीर, 100 वाले को अमीर, 1000 वाले को मलिक और 10,000 वाले को खान। सिपाह सलार, अमीर, इसको खान और इसको मलिक। जो प्रमुख होता था सेना की इकाइयां 4, 1, 2, 3, 4 4 रूप में थी। 10 सैनिकों की टुकड़ी, 100 सैनिकों की टुकड़ी, 1000 सैनिकों की टुकड़ी और 10,000 सैनिकों की टुकड़ी। 1000 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व कौन करता था? सिपाह 10 वाले को सिपाह सलार, 100 वाले को अमीर, 1000 वाले को मलिक और 10,000 वाले को खान। ठीक है। 110 सैनिक जो रखते थे उनको सिपाह सलार बोलते थे ना। हाँ, 100 सैनिकों वाले को अमीर, 1000 वाले को मलिक और 10,000 वाले को खान। और सेना जो 10,000 वाले सेना की टुकड़ी का नाम क्या था? सुमन। सुमन। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी का नाम था सुमन। सर मेरा बैटरी ना लो हो गया है। अच्छा, क्लास एंड कर लेते हैं, यहीं से एंड करते हैं, कल फिर चालू करेंगे। ठीक है, अभी बहुत लिखा है इसका। ठीक।